गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अनिल सर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हिस्ट्री का, क्लास 8। तो इसमें हम क्या देखेंगे? हम इसमें ये देखेंगे द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, यानी कंपनी ने अपना पावर एस्टेब्लिश क्या करा, ठीक है, कैसे करा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम इसमें चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया पहले कैसा था जब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश जब नहीं आए थे, ठीक है, और फिर ब्रिटिश कैसे आए इंडिया में, तो वो हम देखेंगे। हाउ डिड दे केम, अब वो कैसे आए और ट्रेडर से रूलर कैसे बने, ठीक है, ये देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही है इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आपको मालूम है औरंगजेब, आपने नाम भी सुना होगा क्लास 7 में। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। अगर बात करें जो औरंगजेब था लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, वैसे तो लास्ट मुगल रूलर था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड था। ठीक है, लास्ट मुगल रूलर कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। और अगर पावरफुल की बात करें, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था? औरंगजेब। अगर हम बात करें मुगल पीरियड की, अगर हिस्ट्री की बात करें तो मुगल पीरियड में अगर बात करें फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कौन था बेटा? फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कौन था? आपने सुना होगा, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, बाबर था। बाबर के बाद कौन आया सेकंड नंबर है? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद कौन आया बेटा? अकबर आया। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर आया। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां आया। फिर शाहजहां के बाद कौन आया? उसका बेटा औरंगजेब। तो यहाँ तक एकदम सीरीज जो थी पावरफुल मुगल रूलर की सीरीज थी। और जैसी औरंगजेब की डेथ हुई, औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ? मुगल रूलर जो था, मुगल एम्पायर था, वो डिसइंटीग्रेटेड होने लगा, ठीक है, वीक होने लगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने इंडिया के आधे से इंडिया के पूरे पार्ट पे क्या करा है? रूल करा है। और भी जो पार्ट थे, अदर्स कंट्री के जो पार्ट थे, वो भी इंडिया में इंटीग्रेटेड कर लिया था, जोड़ लिया था। पर मुगल औरंगजेब की डेथ होने के बाद क्या हुआ? औरंगजेब की डेथ कब हुई बेटा? 1707 में हुई। मैनी मुगल गवर्नर सूबेदार बिगेन एजर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। तो क्या हुआ 1707 में? मुगल ये किसकी डेथ हो गई? औरंगजेब की डेथ हो गई। जब औरंगजेब की डेथ हुई तो बहुत से जो रूलर थे, बहुत से छोटे छोटे जो रूलर थे, वो डिसइंटीग्रेट होने लगे। उन्होंने कहा कि हमें अपना एक शासन करना है। तो कुछ एरिया के गवर्नर बन गए, गवर्नर बोले तो सूबेदार, तो सूबेदार बन गए। और उन्होंने कुछ टेरिटरी पे रूल करना, यानी मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? अलग होना। वैसे उसके बाद औरंगजेब के बाद भी एक रूलर रहे थे जिसका नाम बहादुर शाह जफर फर्स्ट था, वो भी रूलर रहे थे। पर बेसिकली इंडिया पे तो रूल कर रहे थे, पर वो इतने स्ट्रांग नहीं थे जो कि औरंगजेब थे, ठीक है। रूल तो कर रहे थे पर कुछ जो थे प्रोविंस थी वो अलग होती गई। जैसे बंगाल पे मुर्शीद कौली खां, हैदराबाद बने, अवध बने, अवध में भी कुछ गवर्नर बन गए, सूबेदार बन गए, कि वहाँ वो रूल करने लगे, ठीक है। पर इनके सबसे बड़े रूलर कौन होते थे? जो पूरे इंडिया पे रूल कर रहे हैं, पर वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने औरंगजेब थे। चलिए आगे देखते हैं। जब डिसइंटीग्रेटेड होने लगे तो बहुत से जो किंगडम थे तो एस्टेब्लिश, नए नए किंगडम बनना स्टार्ट हो गए। इंडिया में क्या है, नए नए किंगडम बनना स्टार्ट हो गए, गवर्नर बन गए वो, ठीक है। तो रीजनल यानी क्षेत्रीय किंगडम बन गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति के पास पूरा पावर रहता है, ठीक है, तो स्ट्रांग रहता है। अब वो क्या है, डिसइंटीग्रेटेड होने लगा तो पावर भी क्या होने लगा? वीक होने लगे, ठीक है। तो पावर ऑफ दिल्ली पे जो रूल कर रहा था, जैसे कोई रूलर था बहादुर शाह जफर फर्स्ट था औरंगजेब के बाद, तो क्या हुआ? पावर ऑफ दिल्ली वॉज डिक्लाइनिंग। अब दिल्ली क्या होने लगी? पावर जो सेंट्रल में जो काम कर रहा था वो क्या होने लगा? डिक्लाइनिंग होने लगा। क्यों डिक्लाइनिंग होगा? क्योंकि कारण क्या है भाई, जो आओ अगर बात करें, एक व्यक्ति के पास इतना इतना बड़ा एरिया है, उस एरिया को कुछ लोगों ने हत्या ली या कुछ लोग अलग हो गए उस एरिया से, तो वो वहाँ का जो रूलर है तो क्या हो जाएगा? वीक होने लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ ने अपनी अपनी जगह ले ली, रूलर बन गए छोटे छोटे इलाके के। तो वैसे ही, ठीक है, वैक्यूम ऑफ पावर, पावर में क्या आने लगा? वैक्यूम आने लगा। वैक्यूम मतलब क्या होता है कि पावर वीक होने लगा। अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ? न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ओवर इंडिया। अब कि नया पावर आने लगा, ब्रिटिशर्स, ठीक है। कौन आ गए? किसने देखा कि पावर वीक हो गया है, जो रूलर थे वो वीक हो गए? ये ब्रिटिशर्स ने देखा, ठीक है।
तो हम आगे भी देखेंगे क्या है ब्रिटिशर्स ने कैसे कंट्रोल करा। तो आपके नॉलेज के लिए बता दें कि आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी लगाने की परमिशन किसने दी? जहांगीर ने दी थी। याद रखना, ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन किसने दी? जहांगीर ने दी थी। जहांगीर को भी नहीं पता था कि आने वाले समय पे इंडिया पे कंट्रोल कर लेंगे और इन्हीं के रूलर को सप्रेस कर लेंगे और वीक कर देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी लगाने की परमिशन इंडिया में किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। वो जहांगीर मुगल रूलर था। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? ईस्ट से आई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई? ईस्ट आई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको अगर बता दें, ठीक है, अगर आपको बता दें कि ये अगर एक नक्शा ले लिया जाए, ये इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड हो गया या ब्रिटेन हो गया या यूके हो गया, उसके ईस्ट साइड में कौन है? इंडिया है, या एशिया लगा हुआ है इधर साइड में, और यहाँ पे इंडिया भी है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या बोलते थे? इसको ईस्ट बोलते थे। जो भी कंपनी आती थी यूरोप से, यानी यूरोप से डच आ गई, पोर्टुगल आ गई, उनके नाम के आगे ईस्ट ही लगा रहता। क्यों? जनरली क्या था, वो लोग ईस्ट की तरफ जाते थे। ईस्ट की तरफ बोले तो उनके ईस्ट में कौन होगा? हम लोग होंगे, एशिया होगा उनके ईस्ट में, तो इसलिए ईस्ट बोलते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक ट्रेडिंग कंपनी है। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1600 में एस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में हुई थी। 1600 में एस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पे? ब्रिटेन, बोले तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आने की परमिशन किसने दी थी? क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर्ड एक्वायर्ड करता, एक चार्टर्ड बनाया था, चार्टर्ड दिया था। चार्टर्ड मतलब ये होता है कि ट्रेड करने के राइट दे देना। चार्टर्ड मतलब क्या होता है? ट्रेड करने के राइट दे देना। तो 15 ईयर्स के लिए चार्टर्ड दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऐसे तो इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनी थी, ठीक है ना, पर एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की, उसको क्या दे दिया था? राइट दे दी गई थी कि आप जाकर क्या करें? ट्रेड कर सकते हैं। इंग्लैंड में और कोई नहीं कर पाएगा, पर ईस्ट इंडिया कंपनी कर पाएगी ट्रेड। कहाँ? इंडिया में। क्योंकि उनको कितने ईयर के लिए चार्टर्ड बना के दिया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने? 15 ईयर्स के लिए। याद रखना, 15 ईयर्स के लिए। आप लोगों की बुक में दिया है या नहीं दिया है, पर फिर भी आप नॉलेज के लिए याद रख लेना, 15 ईयर के लिए। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी बच्चों? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके, कुछ भी बोल दो, उस समय ये चलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गॉट अ सोल राइट टू ट्रेड ईस्ट इंडिया। मैंने आपको बताया कि कि उनको राइट करने का ट्रेड मिल गया था। मैंने आपको बताया था बहुत सारी कंपनियां थी, इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारी कंपनी थी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। ठीक है, एक्सक्लूडेड कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, और भी जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसको बाहर रखा जाता था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने का राइट मिल गए थे। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, ब्रिटेन बोलते हैं इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं विथ, ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सक्लूडेड कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। एक्सक्लूडेड मतलब बाहर, यानी जो और भी जो कंपनियां थी उसको बाहर रखा गया था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। और विथ मैर्केंटाइल्स, मैर्केंटाइल्स मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग करना। ठीक है, मैर्केंटाइल मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव, इनके ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव क्या थे? अगर बात करें ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव के, मैर्केंटाइल मतलब है ना, ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव क्या थे? ह्यूज प्रॉफिट कमाना। और जिसको राइट मिला था और वो जो इंडिया में आया था, उसका एक ही मकसद था कि क्या कमाना? ह्यूज कमाना। ह्यूज ऑब्जेक्टिव था, ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव था कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, मैर्केंटाइल मतलब ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? मैर्केंटाइल लोग क्या करते थे? एक बिजनेसमैन थे, इनके पास ट्रेडिंग राइट्स थे, ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव था, इनका मेन एक ही उद्देश्य था, कि एक जगह से चीज़ें ले जाना, दूसरी जगह बेचना, और बीच में क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ये करते थे। इंडिया से ले जाते थे, और इंडिया में आपको मालूम था बहुत सारे रिसोर्सेज थे, स्पाइसेस थे, इस कारण। ठीक है, अब ठीक है, इंग्लैंड में तो चलो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, पर अब आपको मालूम यूरोप में भी तो और भी कंट्रियां होगी। ठीक है, तो स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर वाज देयर। फिर भी अगर बात करें, फिर भी कंपटीशन था, अदर यूरोपियन पावर वाज देयर, वहाँ पे और भी कंपटीशन था। इंडिया में अगर जो लोग भी आए थे, एशिया में आए थे, एशिया के कुछ पार्ट में आए थे, तो वहाँ पे कंपटीशन क्या था? उनके यूरोपियन पावर भी थे कि ब्रिटिश के सामने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने पोर्टुगीज थे, यानी पोर्टुगल कंट्री के लोग जिनको पोर्टुगीज बोला था, फ्रांस के लोग जिनको फ्रेंच बोला था, डच यानी हॉलैंड के लोग। ठीक है,
तो यहाँ पे यूरोपियन पावर और भी थे, पोर्टुगल थे, फ्रांस के लोग थे, और कहाँ के थे, हॉलैंड के थे, यानी डच थे। ठीक है, तो और भी कंपटीशन था यहाँ पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चलो आ गई, ह्यूज प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से आ गई, और ट्रेडिंग राइट ले लिया उसने। ठीक है, कहाँ से ले लिया ट्रेडिंग राइट, अपना ट्रेड करने का वहाँ से एलिजाबेथ से ले लिया। ठीक है, 15 ईयर का चार्टर्ड बनवा लिया। पर उनके सामने और भी समस्या ये थी कि उनके सामने क्या थी, और भी यूरोपियन कंट्रियाँ थी, यानी पावर थी। ठीक है, इस मैप को हम बाद में समझेंगे, सबसे आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम बट द नेचर ऑफ कंपटीशन फर्दर एग्रीगेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम, कंपटीशन तो था, आपको मालूम कंपटीशन तो था, प्रॉब्लम तो थी, बट क्या था, ऐसा कंपटीशन था कि लोगों को एक ही प्रकार की चीज़ चाहिए होती थी। जैसे कोई अगर बात करें, ब्रिटेन का व्यक्ति है, उसको कॉटन चाहिए, तो फ्रांस के व्यक्ति को भी कॉटन चाहिए, यानी जो ट्रेडर्स थे उनको भी क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। ठीक है, स्पाइसेस चाहिए। तो एक ही प्रकार की चीज़ सभी जो यूरोपियन पावर थी सभी को जरूरत थी, और वो लोग कहाँ जाके बेचते थे इन चीज़ों को, यूरोपियन मार्केट में बहुत बड़ा मसालों का बाजार था, वहाँ पे जाके बेचते थे, जिनको वहाँ से बहुत प्रॉफिट मिलता था। ठीक है, तो ये था। और अगर हम बात करें इस मैप में, देखिए तो मैप में आप ये देखेंगे कि जो जितने भी यूरोपियन पावर है, यहाँ पर है, ये ब्रिटेन आइलैंड है, ब्रिटेन है, यहीं पे फ्रांस है, यहीं पे डच है। ठीक है, आयरलैंड ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये लोग आए थे, इस रास्ते होते हुए आए थे, केप ऑफ गुड होप होते हुए यहाँ पर ये पोर्ट पे रहेगा, यहाँ कैलिकट आ गया, या ना जो ब्रिटेन के लोग थे और भी जो थे, ये सब लोग यहाँ पर आए, पोर्टुगीज आ गए इन्हीं रास्ते के जरिए। फिर बाद में एक सुएज कैनाल आई, उस सुएज कैनाल के जरिए आए। ठीक है, तो ये रूट था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, अफ्रीका में। ठीक है, इसी रास्ते के जरिए आपको मालूम है पोर्टुगल कंट्री से एक आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये मैप अच्छे से कर लीजिएगा। रूट टू इंडिया इन 18th सेंचुरी, ऐसा ये रूट है जहाँ पे 18th सेंचुरी में इंडिया में आए थे। ठीक है, केप ऑफ गुड होप पूछा जाए तो कहाँ पर है, अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जैगरेट, मतलब कंपटीशन। और भी क्रिटिकल ये था कि एक ही प्रकार की चीज़ें चाहिए थी। मेन प्रॉब्लम ये थी सब लोग एक ही प्रकार की चीज़ें लेते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग दी सेम थिंग्स। सारे कंपनी वाले क्या थे, इंटरेस्टेड थे बाइंग दी सेम थिंग्स। तो प्रॉब्लम यही थी, एग्जैगरेटेड प्रॉब्लम, मतलब क्या थी, कंपटीशन ऐसा था कि एक ही प्रकार की चीज़ चाहिए थी, सेम चीज़ चाहिए थी। तो वही प्रॉब्लम थी, मेन समस्या ये थी, ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग दी सेम थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो सेम थिंग्स कौन कौन सी चीज़ हो गई, कॉटन हो गई, ये कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, पेपर मतलब क्या होता है, काली मिर्च। ठीक है, क्लोव्स, लौंग, कार्डेमम इलायची, चिनेमम। ठीक है, चिनेमन। ठीक है, चिनेमन। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती थी, यूरोप में जाती थी। ये सारी चीज़ें एक ही प्रकार की चीज़ें किसको चाहिए होती थी, यूरोपियन को चाहिए थी, यूरोपियन पावर को चाहिए थी इंडिया से। ठीक है ना, तो फिर कंपटीशन बहुत टाइट था, यानी प्रॉब्लम कंपटीशन इतना टाइट था कि ये एक ही प्रकार की चीज़ें परचेस करनी होती थी। अब मैं आपको एक इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी, इसमें इकोनॉमिक्स का थोड़ा लॉजिक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या था, यूरोप में इसकी क्या है, डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या थी, यूरोप में इसकी डिमांड थी, तो जब डिमांड थी तो इंडिया में क्या था, इसका प्राइस बहुत इंक्रीज था। ठीक है, क्यों इंक्रीज था, क्योंकि आपको मालूम यूरोपियन पावर बहुत सारे थे इसमें, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, स्पेनिश हो गए। ठीक है, और ब्रिटेन के हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए। ठीक है, पोर्टुगीज हो गए, ये सारे लोग थे। ठीक है, और क्या थे, प्रॉफिट इनको कम होता था। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में इन्होंने, चलो ये लोग आए ट्रेड कर, स्टार्टिंग में वो चीज़ कितने की मिलती थी, उन लोगों को 10 रुपये की चीज़ मिलती थी, तो वहाँ पे वो 7 रुपये कमाते थे। ठीक है, इंडिया में उनको 10 रुपये की चीज़ मिल रही, तो वो मार्केट, यूरोप की मार्केट में जाके वहाँ पे क्या बेचते थे, 17 रुपये का बेचते थे। कितना रुपये कमा रहे हैं, 7 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। अब इनको वो चीज़ कितने की बेच रहा है, इंडिया वाला 15 की बेच रहा है, और यूरोप में जाकर उनको वही रेट पे बेचनी पड़ रही है। ठीक है, 15 में तो उन्होंने खरीदी, यूरोप में कितने की बेच दी उन्होंने चलो बेच दी 18 में बेच दी, 1 रुपये चलो उनको एक्स्ट्रा मिल भी गया। तो ऐसा हो गया, यानी उनको बेनिफिट कम हुआ बाद में जाकर, कि डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस भी बढ़ रहा था। कहाँ पे, इंडिया में बहुत महंगा प्राइस बढ़ गया, तो पर यूरोप में उनको उतना ही रेट बढ़ना 1-2 रुपये का बढ़ाते थे, पर ज़्यादा बढ़ाते फिर दिक्कत हो जाती इस कारण। तो ये लॉजिक याद रखना कि सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा था, इंडियन को हो रहा था। क्या हो रहा था, इंडियन को हो रहा था, कि इनिशियली उन्होंने तो सस्ते दाम में ले लिया, किसने, जो कंपनीज के जो लोग थे,
किसके? यूरोप में जितने भी पावर्स थे। पर बाद में इनको लगा कि भाई कंपटीशन, यानी इनकी डिमांड, यूरोप में इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही, तो इन्होंने क्या करा, उसका रेट बढ़ा दिया। पर यूरोप में तो उसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं, ठीक है, यूरोप में ज़्यादा उसका रेट बढ़ा नहीं, 1 रुपये बढ़ा, 2 रुपये बढ़ा, पर इनको बेनिफिट पहले बहुत होता था, फिर इनको बेनिफिट कम होने लगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो लोग थे, जो इंडिया के जो, अगर बात करें जो रूलर्स थे या जो भी थे जिनसे ये परचेस करते थे, तो उन्होंने क्या है, रेट बढ़ा दिया इसका। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हो रहा था? इंडियन को हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या था, हर व्यक्ति ये चाहता था, ये जो यूरोपियन थे, एलिमिनेटिंग द रिवल कॉम्पिटिटर, यानी हर व्यक्ति अगर कोई क्या है, अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं तो लोग ये चाहते हैं ना कि भाई इसको पीछे करा जाए, इसको हटाया जाए मार्केट से। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी यही सिस्टम था कि जितने भी यूरोपियन पावर थे वो ये चाह रहे थे कि हमारे कॉम्पिटिटर हट जाए, कैसे ना कैसे उनको हटाया जाए। तो एलिमिनेटिंग द रिवल, एलिमिनेटिंग मतलब हटाना है, रिवल कॉम्पिटिटर वॉज ओनली द थ्रू विच द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश, यानी उनका ये मानना था जितने भी कॉम्पिटिटर है उनको हटाना है, यानी ब्रिटिशर्स का ये समझना था कि अगर कॉम्पिटिटर को हटा जाए तभी ट्रेड क्या है, कंपनीज अच्छी तरीके से कर सकती, कोई भी कंपनीज हो, चाहे ब्रिटिश की हो चाहे फ्रांस की हो, वो अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकती है। ज़्यादातर ब्रिटेन तो ये उसके दिमाग में ही चल रहा था कि सबको हटाया जाए, जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे। ठीक है, तो फिर क्या होने लगा, अब हटाया जाए तो क्या आपस में लड़ाई होगी। तो दिस लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन दी ट्रेडिंग कंपनीज। इसी कारण फिर क्या हुआ, बैटल होने लगा, खतरनाक बैटल होने लगा कंपनीज के बीच में। तो क्या होता था भाई, एक दूसरे के शिप पे अटैक कर देते थे, जो यूरोपियन पावर थे, जब आती थी शिप आती थी, एक दूसरे के शिप पे अटैक कर देते थे, कहीं ना कहीं रूट्स को, कोई ना कोई जहाँ से इनका रूट होता था, आइलैंड होता था जहाँ से जाते थे, वहाँ ब्लॉक कर देते थे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्स, यानी ट्रेड जब ही हो पाता था जिसके पास हथियार हो, जिसके पास क्या हो, लोग हों ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू दी फोर्टिफिकेशन, यानी ट्रेड जब ही हो सकता था जिसके पास क्या हो, आर्म्स हो, वेपन्स हो, और जिसके पास क्या है, जिसके पास क्या हो, लोग हो, वही व्यक्ति क्या कर सकता था, ट्रेड कर सकता था। तो आप देख ही रहे हैं कि कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए क्या होने लगे, बैटल होने लगे। ठीक है, फियर्स बैटल होने लगे, शिप के ऊपर अटैक करने लगे। फिर क्या होने लगे, ट्रेड वही कर पाता था जिसके पास हथियार हो, ठीक है, आर्मी हो, वही ट्रेड कर पाता था। ठीक है, ट्रेडिंग, फिर उन्होंने क्या करा बाद में, ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। फिर ये क्या करने लगे, फोर्टिफिकेशन मतलब कहने लगे कि अगर आपको मालूम एक जगह से शिप से दूसरी जगह ले जाना है, एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री ले जाना है, तो वो लोग कहीं ना कहीं उसका अपना बेस तो बनाएंगे ही बनाएंगे, कि जहां पे रख रखाव वाली चीज़ों। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपना क्या करने लग गए, इन्होंने क्या करना, किलाबंदी कर दी। किलाबंदी मतलब किला बनाने लगे, क्या बनाने लगे, किला बनाने लगे कि जो होता है कोस्ट के पास में किला बना लिया, जैसे कि अगर बात करें बंगाल के पास बना लिया या गोवा के पास किला बना लिया, तो ऐसा फोर्टिफिकेशन बना लिया और किलेबंदी करते, और जिसके अंदर गुड्स वगैरह रखते थे। ठीक है, जिसके अंदर क्या रखते थे, गुड्स रखते थे, जो भी है, कि भाई देखो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ प्रोटेक्शन तो चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने किला बनाया, तो फोर्टिफिकेशन है ना, किलाबंदी कर दिया कि क्या है, इधर क्या रखा जाएगा, गुड्स रखा जाएंगे। अब इससे क्या डिसअपॉइंटेड कौन होगा, आपको मालूम है, जहां पे अगर फोर्टिफिकेशन कर रहा है, जहां पे किला बना रहे, बिना परमिशन के बना रहे, आप ट्रेड करने आए थे, ट्रेड करते करते आपने क्या किला बनाना स्टार्ट कर दिया और वहां पे अपना हक जमाने लगे। तो ये जो चीज थी, यहाँ के लोकल रूलर से इनकी विवाद होने लगा। ठीक है, बट दिस फोर्टिफिकेशन क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर। तो ये किसके साथ होने लगी, लोकल रूलर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। ठीक है, तो ये बड़ी समस्या आ गई। ठीक है, तो लोकल रूलर भी डिसअपॉइंटेड थे। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक कबाड़ी वाला आता है आपके एरिया में, आपकी कंट्री में आ रहा है कबाड़ी वाला। ठीक है, अब वो कबाड़ी वाला आपके यहाँ से कोई चीज़ ले जा रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पर उस कबाड़ी वाले ने आकर आपकी कंट्री में घर बना लिया। ठीक है, और फिर दूसरा भी आया, उसने भी घर बना लिया, तो आप तो फिर उससे बोलोगे ना, दोनों से ही, कि आपने क्यों बनाया। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने बनाया। ठीक है, यूरोपियन जो पावर थे उन्होंने बनाया, फोर्टिफिकेशन कर लिया, किला बना लिया, जमीन आपकी थी, आपका छोटा सा एरिया था, उसी छोटे से एरिया में उन्होंने वो जमीन जमा ली। तो इस कारण लोकल रूलर की भी इसी तरीके से क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। किससे कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, किससे हो गई थी बेटा, ब्रिटिशर्स थे। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसके नोट्स बनाइएगा, मैं आपको PDF फाइल भी सेंड कर दूंगा, पर आपको सबसे पहले इसको वीडियो समझना पड़ेगा कि क्या है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हमारे ये पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में मिलेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड कैसे शुरू करा बंगाल में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में बंगाल का पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सेफ रहिए।